नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से बगछट में। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से और एक आवाज़ उठने लगी है मूल निवास और भू कानून को लेकर। वैसे तो ये मांगे बहुत पहले इनकी मांग होनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। युवा अब जाग रहा है और लगातार मूल निवास और भू कानून की मांग कर रहा है। इसको लेकर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा एक अलग जगाई जा रही है। पूरे प्रदेश के युवाओं को जगाया जा रहा है, पूरे प्रदेश की जनता को जगाया जा रहा है, जिसको लेकर आप सब ने देखा है देहरादून, टिहरी, कुमाऊं और गढ़वाल में लगभग कई जो रैलियां हैं वो हो चुकी हैं और आगे भी लगातार रैलियां जारी हैं। इसी को लेकर समिति से महासचिव हमारे साथ मौजूद है प्रांजल नौडियाल जी। नौडियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बगछट में। बहुत बहुत धन्यवाद शोभन भाई। नौडियाल जी, ये एक ऐसी मांग है जिसको लेकर कई बार बहुत सारे लोग एक मत नहीं हो पाते हैं जी। कि बहुत सारे ये कहते हैं कि हमें इससे बाहर रखा जा रहा है। जी। फिर एक बहुत बड़ी आबादी है जो पहाड़ के सुदूरवर्ती गांवों में रह रही है। जी। उन्हें लगता है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को कैसे समझा रहे हैं कि मूल निवास भू कानून उतना ही जरूरी देहरादून वाले को है और उतना ही जरूरी सुदूर चमोली वाले को है? जी। तो इसको कैसे समझा रहे हैं आप लोगों को? देखिए शोभन भाई, जब हमने इस प्रदेश को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से अलग होने की हमने जब लड़ाई शुरू करी थी, तो हमने इसका जो बेसिस था, इसका जो मूल था, वो इसलिए ये इसी बात पर रखा गया कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, वो मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग था। हमारे यहाँ जो विकास की नीतियाँ जिस तरीके से अपनाई जानी चाहिए थी, जिस तरह से क्रियान्वयन होना चाहिए था, वो मैदानी प्रदेश के साथ मिलकर हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रदेश को अलग करने के लिए, एक विषम भौगोलिक क्षेत्र जिसमें हम रहते हैं उसको एक अलग प्रदेश बनाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम, बहुत लंबी लड़ाई इस प्रदेश में छिड़ी। हमने करीब करीब 42 लोगों को इस पूरे संघर्ष में खोया, उनकी शहादत हुई और तब जाकर ये प्रदेश हमें मिला। तो इसके मूल में ही मूल निवासियों के विकास की जो है परिभाषा थी कि किस प्रकार से इस समाज का जो एक अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग बोली बोलता है, अलग तरीके के जिसकी अपनी नीड्स हैं, जिसकी अपनी जो है अलग ज़रूरतें हैं, उसके विकास के लिए ये प्रदेश बनाया गया था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जब प्रदेश बना तो 2000 में सबसे पहले जो हमें उत्तर प्रदेश में जब हम थे तो हमें मूल निवास मिलता था। 2000 में सबसे पहले जब पहली मनोनीत गवर्नमेंट यहाँ पर आती है तो सबसे पहले मूल निवास के साथ साथ एक स्थायी निवास की व्यवस्था इस प्रदेश में शुरू हो जाती है। उसके बाद जब हम देखते हैं थोड़ा समय आगे बढ़ता है, 2012 में तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी, विजय बहुगुणा गवर्नमेंट थी, एक हाई कोर्ट में एक मामला था, उसमें ये एक तरीके से डिसीजन आया था कि आप जो है किसी एक प्रदेश के मूल निवासी नहीं कह सकते, ये डोमिसाइल पूरे इंडिया का है, पूरे देश का है। हमें लगता है इस टाइम पर उस तत्कालीन सरकार को हाई कोर्ट की डबल बेंच में जाना चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि हम अलग ही मैदानी क्षेत्रों से इसलिए हुए हैं क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो मूल निवासियों को अगर यहाँ के संसाधनों में पहला अधिकार मिलेगा तो इसमें गलत क्या है, इसीलिए तो प्रदेश बना था। लेकिन उस समय तत्कालीन सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और हमारा मूल निवास पूरी तरह खत्म होकर जो है अब स्थायी निवास की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो गई। और पिछले साल जब हम देखते हैं तो तत्कालीन गवर्नमेंट में हमारे यहाँ यूसीसी का एक प्रावधान, एक हमारे यहाँ नया जो है लॉ आया है, यूसीसी एक नया जो है हमारे यहाँ अनुच्छेद ऐड हुआ है, उसमें मूल निवास की व्यवस्था पूरी तरह तो ख़त्म तो छोड़िए, जो पहले 15 साल का जो कैप था कि 15 साल में जो यहाँ रहेगा वो स्थायी निवासी बनेगा, उसकी व्यवस्था अब केवल 1 साल की कर दी गई है। यानी 1 साल के अंदर अंदर आप यहाँ स्थायी निवासी आप यहाँ के बन जाएंगे। ये इतना खतरनाक है डेमोग्राफी चेंज के उससे, और मूल निवासियों के अधिकारों का जो हनन होगा इससे। हम कई बार बीच में ये हम कह चुके हैं बात कि कई लोग बाहर से आकर फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बनवा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें नौकरियां भी मिल जा रही हैं। यानी हमारे जो संसाधन हैं, चाहे वो ठेके हों, चाहे वो नौकरियां हों, सब पर आकर बाहर के लोग यहाँ से किसी न किसी प्रपंच से हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारी नौकरियां ले रहे हैं, हमारे जल, जंगल और ज़मीन के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं।
यही बात हम सुदूर बैठे उन गांव वालों तक इसी प्रकार से पहुंचा रहे हैं कि ये मूल निवासी प्रदेश जिसके लिए बना था, उस विकास की दौड़ में हम कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वो मैदान के इलाकों में हो रहा है। आने वाले समय में परिसीमन होगा, परिसीमन में पिछले परिसीमन पहाड़ की सीटें कम हुई, हमारा प्रतिनिधित्व जो प्रदेश हमने बनाया था उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर कम होता चला जा रहा है और मैदानों में वो सीटें बढ़ती जा रही हैं। आगे भी परिसीमन जो है यहाँ पर प्रस्तावित है, उसमें और सीटें कम होने का अनुमान है, 27 में शायद हो जाए और सीटें और कम होंगी और जनप्रतिनिधित्व कम होगा और मैदान से आए हुए लोग जो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ स्थायी निवासी बन जाएंगे वो हमारे जनप्रतिनिधि भी बन जाएंगे और बाकी संसाधनों में तो वो हमारे उसमें अधिकार ले ही रहे हैं। तो ये मैदानों के लिए भी उतना ही खतरनाक है, मैदान में बैठे हुए मूल निवासियों के लिए, जितना कि सुदूर जो है चमोली या पिथौरागढ़ के गाँव में बैठे हुए लोगों के लिए। अक्सर हम जब देख रहे थे लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि सारा जो युवा है भारी संख्या में समर्थन कर रहा है कि यार हमें चाहिए। शुरू में तो लगा कि युवा समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या नुकसान है, लेकिन एक पढ़ा लिखा युवा, उसे पता है कि नौकरी की अहमियत क्या होती है, वो समझ रहा है कि मेरे हकूकों पर डाका डाला जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं, मैं अगर बात करूं उधम सिंह नगर की बात करूं या हरिद्वार का जो रुड़की वाला एरिया है, वहाँ के लोग, कुछ युवा जो हैं वो ऐसे भी कह रहे हैं यार कि मूल निवास और भू कानून में हमें नहीं जोड़ा जा रहा है, या वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो वो लोग उससे जुड़ाव नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे लिए भी ये घातक है जी। तो उन लोगों तक यही मैं पूछना चाह रहा था कि मूल निवास और भू कानून में दोनों, आप दोनों पे बताइए कि दोनों को कैसे, उन लोगों को भी इस मुहिम में जोड़ेंगे आप जी। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं इसीलिए हम मूल निवास 1950 की बात कर रहे हैं। अगर वैसे मूल निवासियों की बात करी जाए तो हजारों साल से हमारे पूर्वज इस धरती पर रह रहे हैं। हम अगर पीछे जाएं तो हम कहाँ तक जाएंगे इतिहास में। यहाँ पर जब भी लोग आए, जब यहाँ पर बिल्कुल भी किसी प्रकार की जो है सुगम स्थिति नहीं थी, बहुत दुर्गम स्थिति थी, और पुराने लोगों ने यहाँ पर किस प्रकार से दिन काटे, किस प्रकार से जल जंगल ज़मीन का यहाँ पर जो है संरक्षण किया, जो अपने कुटले और थमली से ये पहाड़ काट काट कर यहाँ पर खेत बनाए। लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं जब देश आज़ाद हुआ 1950 में, जब संविधान लागू हुआ, उस समय पर जो लोग यहाँ पर रहते थे, और ये एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में भी आया है, उस समय ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आया था कि जो जहाँ का उस समय निवासी है वो वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। लेकिन हम बाद में काफ़ी सारे जगह पर देखते हैं कि 1970 के दशक में जब बॉम्बे का डिवीज़न हुआ और बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बने, तो वहाँ पर भी कई जगहों पर वो आरक्षण देना चाह रहे थे सरकारें अपने राज्य के निवासियों के लिए। तो उन्होंने कहा कौन मूल निवासी माना जाएगा, तो कोर्ट ने कई जगह ये कोर्ट किया कि जो 1950 की व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए थी वो आम नागरिकों को भी जनरल कैटेगरी पे भी लागू होगी, आप उस हिसाब से अपने यहाँ आरक्षण दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो मैदान में रहने वाले मूल निवासी हैं, कोई हम जाति विशेष, कोई धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, जो मूल निवासी 1950 के उस प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के आधार पर आते हैं वो सभी यहाँ के मूल निवासी। आप 1950 कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो बहुत बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय भी रहता है जो 1971 के बाद आया है जी, उनको काफ़ी संख्या है उनकी उधम सिंह नगर जिले में, सितारगंज का खासकर एरिया जो है, तो उनको कैसे आप वो करेंगे कि वे भी मूल निवासी, उनको मूल निवासी में आएंगे या अस्थायी निवास में आएंगे? देखिए, वो जो व्यवस्था आएगी स्थायी निवास की, जैसे हम मांग कर रहे हैं कई बार कि भाई 30 साल से जो व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है उसको ज़मीन खरीदने के लिए 200 वर्ग मीटर, जिसमें भूखंड में एक आम आदमी जमीन मकान बनाता है, उतना उसको अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन हम मूल निवास उसको नहीं बोल रहे हैं, वो मूल निवासी नहीं है। दिक्कत उनके मूल निवासी होने पर नहीं है, दिक्कत ये है कि उनके लिए आरक्षण की मांग हो रही है। आरक्षण की गवर्नमेंट उसके लिए, उसमें जो है, अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा में मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस पे बोला था कि भाई हम जो है आरक्षण उनकी मांग को क्यों करेंगे बंगाल में। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर उनके ऊपर बनाया कि वो अपने ही बयान पर पलट गए और उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। ये बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की। क्या हमारे यहाँ मूल निवासियों की, अनुसूचित जाति में रहने वाले मूल निवासियों की, जनजाति में रहने वाले मूल निवासियों की, क्या सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं? क्या हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हमारे यहाँ जो है लोगों के पास जो है सारी सुख सुविधाएं पहुंच गई हैं कि हमें बाकी लोगों, राज्य से आए हुए लोगों को अपने यहाँ आरक्षण देना पड़ रहा है? देखिए, इस पे हमारा बड़ा रिजर्वेशन है, हम इस पर पूरी तरीके से अपनी बात साफ कर चुके हैं कि भाई आप जो समुदाय किसी और प्रदेश से आया है उनको अपने यहाँ रिजर्वेशन है,
तो वो अपने राज्य में जाके उस रिजर्वेशन की मांग करें। वो हम यहाँ आकर उत्तराखंड में आकर उस रिजर्वेशन की मांग क्यों कर रहे हैं? और अगर हम उन्हें रिजर्वेशन देते हैं तो क्या यह हमारे यहाँ के मूल निवासियों के, अनुसूचित जाति और जनजाति में रहने वाले लोगों की नौकरियों का हनन नहीं होगा? क्या उनके संसाधनों पर जो अधिकार है उसका हनन नहीं होगा? तो इसलिए हम इसमें हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है तो उसमें पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासियों का ही होना चाहिए। इस पे हम बिल्कुल स्टैंड क्लियर रख रहे हैं। चलिए नौटियाल जी, कई रैलियां हो चुकी हैं, हल्द्वानी में रैली हो चुकी है, अस्थायी राजधानी गैरसैंण में भी रैली हो चुकी है, जिसे आज अस्थायी राजधानी होना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाई। अभी ऋषिकेश में रैली है जी, उसके बारे में कुछ बताइए आप जरा। देखिए, हमने जो ये शुरुआत करी थी आंदोलन में, भाई मोहित डिमरी हमारे संयोजक हैं, उन्होंने पहली बार जो इस समस्या को समझा और इस मांग को उठाना शुरू करा जो मूल निवास और भू कानून से जुड़ी हुई हमारी मांगें हैं। उन्होंने इस समिति को बनाया। इस समिति में तमाम सामाजिक संगठनों को इकट्ठा करा गया, तमाम लोगों से जो उत्तराखंड हितैषी हैं, जो यहाँ कर जो है मूल निवास और भू कानून, एक सशक्त भू कानून इस राज्य में चाहते हैं, उन तमाम लोगों को इसमें जोड़ा गया और उन्होंने इसका नेतृत्व करके इस आंदोलन को 24 दिसंबर 2023 को जो पहली बार महारैली देहरादून में हुई थी, जहाँ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए थे, ये उन्हीं का एफर्ट था, ये उन्हीं की कोशिश थी। उन्होंने ये बात जगह जगह पहुँचाई कि अगर मूल निवास और सशक्त भू कानून इस प्रदेश में नहीं होगा तो हमारी हैसियत इस प्रदेश में दोयम दर्जे के नागरिक की हो जाएगी। वहाँ से ये कारवां शुरू हुआ। उसके बाद हम भिक्यासैंण गए, वहाँ एक छोटी रैली करी। हमने स्थायी निवास की जो प्रतियां थी वो सरयू नदी में हमने बागेश्वर में बहाई, ये एक हमने प्रोग्राम रखा। उसके बाद हमने हल्द्वानी में, उसके बाद हमने टिहरी में, कोटद्वार में और श्रीनगर में बड़ी महारैलियाँ करी। ये सब मोहित डिमरी जी के नेतृत्व में हमने ये करने में हम सफल हुए, क्योंकि लोगों को ये सेंसिटाइज करने में, लोगों को ये समझाने में हम लोग कामयाब रहे कि मूल निवास और भू कानून इस राज्य के लिए कितना जरूरी है। उसके बाद यहाँ आम चुनाव की घोषणा हो जाती है और 3-4 महीने के लिए हम कोई प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं क्योंकि आचार संहिता चल रही थी। और उसके बाद जो है हमने गैरसैंण में, क्योंकि बहुत समय से ये मांग चल रही है कि उत्तराखंड इस देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें जो है पहले स्थायी निवास की पहले ही चर्चा हो चुकी थी कि एक स्थायी राजधानी गैरसैंण में बननी है, लेकिन राज्य बनने के 24 साल बाद भी हमारी वो राजधानी अस्थायी राजधानी है। देहरादून अस्थायी राजधानी है, वो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो जाती है, वो आज तक स्थायी राजधानी नहीं बन पाई। और देखिए उनका गवर्नमेंट्स का आप देखिए प्रपंच किस तरीके से चलता है कि वो देहरादून में ही अब जो है रायपुर की तरफ एक स्थायी राजधानी खोज रहे हैं। इस तरह से जो है आम जनमानस को बरगलाया जाता है, इस तरह से उन्हें जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये अब जो हमने गैरसैंण में करीब 5000 लोग उस रैली में आए थे और वहाँ पर मतलब आप देखिए कि स्थायी राजधानी को लेकर, मूल निवास और भू कानून को लेकर लोग इतने ज़्यादा जो है संवेदनशील थे कि वो इतनी भारी मात्रा में उस रैली में लोग आए, जो हमें लग रहा था इतना सुदूर क्षेत्र है लोग आएंगे नहीं, लेकिन लोग बहुत भारी संख्या में वहाँ पहुँचे। वहाँ बहुत लंबी मेहनत करी, मोहित भाई करीब वहाँ 1 महीने से ज़्यादा समय रुके, सभी महिला मंगल दलों, सभी गाँव के जितने भी विभिन्न संगठन हैं उनसे मिले, गाँव में गए, सबसे बातचीत करी और उस रैली में लोग बड़े ताकत में वहाँ उतरे। अब हम जो रैली करने जा रहे हैं वो पहाड़ के जो पूरे द्वार है वो ऋषिकेश में करने जा रहे हैं, देवनगरी में करने जा रहे हैं। वहाँ पर हमने मूल निवास और भू कानून के साथ साथ ऋषिकेश में बढ़ते हुए ड्रग्स और नशे के व्यापार को एक हमने मुख्य मुद्दा बनाया है। वहाँ पर हमने अभी देखा कि भाई योगेश डिमरी जो पत्रकार थे उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ और वो केवल इसलिए कि वो वहाँ पर अवैध शराब को पकड़वाने के लिए उसमें गए थे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ, यानी हमारी जो अधिकार हैं वो सरकारें ख़त्म कर रही हैं, मूल निवास का भी, भू कानून का भी, नौकरियों में भी, ठेकों में भी, संसाधनों में भी, और नशे के कारोबार को बढ़ाया जा रहा है, जिससे पूरी एक आने वाली पीढ़ी जो है ख़राब होने की कगार पर पहुंच गई है। तो मोहित भाई ने इस चीज़ का मतलब प्रपोज़ल रखा और समिति में इसमें चर्चा हुई और ये तय किया गया कि अगली जो रैली करनी है वो ऋषिकेश में करनी है। ऋषिकेश गढ़वाल पूरे पहाड़ का एक द्वार भी है, देवनगरी भी है, हमारे बहुत बड़े मूल निवासियों का तबका वहाँ रहता है और उसमें सभी वर्ग के लोग, सभी जातियों के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो हमने तय किया कि ऋषिकेश में हो गया और ऋषिकेश में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी टीम वहाँ काम कर रही है, रात दिन सुबह शाम वहाँ लगी हुई है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये रैली अभूतपूर्व रैली होने जा रही है। ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी। आप देखेंगे हज़ारों की संख्या में लोग
यहाँ पर पहुँचेंगे और मूल निवास भू कानून और नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हमारे हाथ मजबूत करेंगे। अच्छा नौडियाल जी, आप मूल निवास भू कानून को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ और मांगे भी इसमें ऐड कर रहे हैं कि फिफ्थ शेड्यूल होना चाहिए, या जो खस जनजाति है उत्तराखंड, खस जाति है उत्तराखंड में, उसको एक जनजातीय आरक्षण उनको मिलना चाहिए, इस प्रकार की मांगे कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए शुभन भाई, संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो किसी भी राज्य के लिए उनके जमीन, जंगल, उनके संसाधनों को बचाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। फिफ्थ शेड्यूल उनमें से एक अनुच्छेद है। बिल्कुल। फिफ्थ शेड्यूल में आपके पूरे प्रदेश की जमीन और वहाँ की जो जातियां हैं वो संरक्षित होती हैं। इसी प्रकार से सिक्स शेड्यूल में कुछ और कड़ा संरक्षण की बात है। इसी प्रकार से संविधान में धारा 371 है जिसमें राज्यों को, अलग अलग वर्गों को उसमें संरक्षण करने के लिए प्रावधान है। देखिए, सरकारों का काम है, हम एक मांग उठा रहे हैं, मूल निवास 1950 सशक्त भू कानून। अगर सरकार को लगता है कि फिफ्थ शेड्यूल से ये चीज जो है हमें मिल सकती है तो सरकार कल ही फिफ्थ शेड्यूल लागू करे। अगर सिक्स शेड्यूल में हम लोग संरक्षित हमें कर सकते हैं तो सिक्स शेड्यूल लागू करें। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन का कोई प्रावधान उसमें है तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन में प्रावधान लागू करे। धारा 371 लागू करे, उसमें हमारे प्रदेश को रखा जाए। चाहे संविधान में संशोधन करना पड़े, लेकिन हमें मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून इस प्रदेश में चाहिए। ये इस डिमांड पर कोई भी हम जो है समझौता नहीं करेंगे। सरकार के पास जितने टूल्स हैं, सरकार के पास मशीनरी है, सरकार के पास संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद हैं और सरकार के पास संशोधन की भी पावर है। हम कह रहे हैं हमें मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून दे दीजिए, चाहे आपके लिए इसके लिए कुछ भी करना पड़े आपको। आप जब जो है कश्मीर से धारा 370 हटा सकते हैं तो आप बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं। एक प्रधानमंत्री के काल में देश में इमरजेंसी लगाई गई, बहुत सारे उसमें संशोधन किए गए, बाद में दूसरी सरकार आई, वो सारे संशोधन उसमें से हटा दिए गए। सरकार की अगर मंशा है तो वो जो है किसी भी लेजिटिमेट मांग को, यानी हमारी एक लेजिटिमेट मांग है, हमारी एक जायज मांग है कि इस प्रदेश में मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून होना चाहिए ताकि यहाँ के संस्कृति, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जातियों को, भाषा को, बोली को, नदियों को, जमीनों को संरक्षित किया जा सके। तो चाहे इसके लिए सरकार कोई भी टूल यूज करे, चाहे उसके पास इतने सारे चीजें हैं, सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी है, कोई फिफ्थ शेड्यूल की बात करता है, कोई खस जनजाति की बात करता है, हम तो कह रहे हैं सिक्स शेड्यूल की भी बात करी जाए, सिक्स और फिफ्थ को बराबर करके इसमें लागू करा जाए या धारा 371 को लागू करा जाए। आप इतने सारे और आप संविधान संशोधन कर भी ये ला सकते हैं। हमारी सरकार इस बारे में कितनी सीरियस है? क्या हमारी सरकार ने आज तक जो है मूल निवास 1950 का कोई विधेयक अपनी विधानसभा में पास करके केंद्र को भेजा है? कभी नहीं। क्या सशक्त भू कानून को और ज़्यादा मजबूत करे जाने की जरूरत थी, बल्कि उसको लगातार लचर किया गया। पहले आपने देखा होगा कि एक बार 500 वर्ग मीटर का वो आया था, भू कानून आया था कि बाहर के लोग 500 वर्ग मीटर जमीन ले सकते हैं। बाद में खंडूड़ी सरकार में वो 250 वर्ग मीटर किया गया। लेकिन अब 2018 में आपने देखा कि त्रिवेंद्र सरकार जी आई और उन्होंने 143 में किसी भी कृषि भूमि को आप कमर्शियल भूमि में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। आप कितनी भी जमीन यहाँ पर खरीद सकते हैं। जब भी निकायों का विस्तार होता है, यानी जमीन संरक्षित है जब तक वो ग्राम सभाओं में है, जैसे ही आप जो है उसका विस्तार कर रहे हैं निकाय में, तो जो बाकी जमीनें हैं वो या तो नगर पालिका में आ रही हैं, नगर निगम में आ रही हैं, तो वहाँ वो कानून जो है अलग तरीके से लागू हो रहे हैं। तो वो ये जो लूप होल्स हैं, ये जानबूझ के दिए गए हैं। ये निकाय को विस्तार हो क्यों रहा है? इतने बड़े आपको नगर निगम हो, उसकी क्या जरूरत है कि आप आसपास के गाँव की जमीनें उसमें ले रहे हैं और फिर उस तरीके की व्यवस्था उस पर लागू हो जा रही है कि कोई भी आ रहा है और कितनी भी जमीन यहाँ पे ले रहा है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी सरकारें, हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं, वो अभी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। ये बड़ा गंभीर है, ये हम सबके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह है। अगर ये चीज़ें तुरंत प्रभाव से बंद नहीं हुई, अभी आप देखिए कि 1964 में भू कानून बंदोबस्त हुआ था, जो 40 सालाना बंदोबस्त था, 2000 में उस बंदोबस्त को दोबारा होना था। यानी कितनी जमीन वन के पास है, कितनी जमीन जो है आम लोगों के पास है, कितनी प्राइवेट लैंड है, कितनी कमर्शियल लैंड है, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है।
तो जो जहां आ रहा है, किसी भी प्रकार से कोई कंपनी बना के आता है, एमओयू साइन करता है गवर्नमेंट के साथ और कहता है मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, खोलता वहां पर होटल है। कितनी जमीनें ऐसे फर्जीवाड़े में जो है इसकी भेंट चढ़ गई हैं, कितनी जमीनें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो जनप्रतिनिधि आज जो है मूल निवास, भू कानून, ईसाई राजधानी गैरसैंण के नाम पर अपने यहाँ वोट मांगते हैं और चुन के जाते हैं, वो इसको बिल्कुल जब विधानसभा पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से भूल जाते हैं। कल को इनके भविष्य पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये राज्य हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारे पास जो है कुछ भी अपना कहने के लिए नहीं होगा। तो जनप्रतिनिधि भूलते हैं या पार्टियों के दबाव में भूलते हैं? देखिए, अगर पार्टियां भी दबाव बना रही हैं तो हैं तो एक्चुअली में हमारे जनप्रतिनिधि, इस प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं। आप पहाड़ी मूल का व्यक्ति होगा, यहाँ का मूल निवासी होगा, वो चुन के जा रहा है, तो क्या उसे अपनी उसमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या वो इतना कमजोर पड़ जाता है? मैंने आपसे अभी कहा, मुन्ना सिंह चौहान जी ने आवाज उठाई, क्या इतना दबाव में आ गए कि अपने बात वापस ले ली? तो किस प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं? ये तो जनता को भी सोचना होगा कि जिन लोगों ने हमने इन मांगों के हिसाब से उनको विधानसभा में भेजा था, आज वो जो है उसके बारे में बात भी करना पसंद नहीं करते। हमने बात करी मूल निवास 1950 की, एक सशक्त भू कानून की, वो हमें यूसीसी दे रहे हैं जिसमें निवास का जो है टेन्योर ही 1 साल कर दिया गया है, समय ही 1 साल कर दिया गया है। तो हमारे डिमांड से बिल्कुल उलट जब सरकारें करती हैं तो जनता को सोचना होगा, क्या ऐसी सरकारें वो उसमें चलती हैं? सरकारें जो चलती, राष्ट्रीय पार्टियों की जो सरकारें चलती हैं, उन्हें इस प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जो नेक्सस चला रखा है, जो ठेकेदारी का, जो किसी प्रकार से पैसे जो उगाने का जो नेक्सस चला रखा है, उसी प्रकार से चला रखा है कि आपने जो है कोई बना दिया, वहाँ पर एक मैनेजर की तरह वहाँ पर मुख्यमंत्री रख दिया और वो जो है तमाम पैसे का फ्लो जो है सेंटर की तरफ कर देता है। और हमारे जनप्रतिनिधि, अभी मैंने फिर कहा, वो गंभीरता से इस बात को नहीं ले रहे हैं कि कल को उनको यहाँ पर चुनाव लड़ने में दिक्कत आएगी। और अभी आपने देखा होगा कि बेंगलोर सीट पर एक बाहर से लाए गए प्रत्याशी को लड़ाया गया हरियाणा से, और वो मात्र कुछ ही वोटों से हारे हैं। तो बहुत जल्दी ऐसे प्रत्याशी बाहर से ला कर यहाँ पर लड़ाए जाएंगे, तब हमारे जनप्रतिनिधियों को समझ में आएगा कि वो जो है जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो समाज ही उनके उससे खिसक जाएगा। अच्छा नौटियाल जी, आप हो गए, मोहित भाई हो गए, लुसन भाई हो गए, आप लोग और अन्य लोग जो हैं वो लगातार घर लोगों के पास जा रहे हैं, रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप सब लोग यूकेडी में थे जी। गैरसैंण की रैली से पहले ऐसा क्या हुआ कि आपको यूकेडी छोड़नी पड़ी? शोभन भाई, ये एक अच्छा सवाल भी है। देखिए, हम हमेशा से मानते आए हैं कि उत्तराखंड में एक मात्र क्षेत्रीय दल है, वो यूकेडी है, उत्तराखंड क्रांति दल है। जुड़ी हैं लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। उन लोगों ने जो आपने 90 के दशक में जो सारा आंदोलन देखा होगा, वो यूकेडी ने किया है। 79 यानी भाजपा से भी बनने से भी 1 साल पहले जो है यूकेडी का गठन हो गया था। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, तमाम जो है क्रांतिकारी लोग उस दल में रहे हैं, और उत्तराखंड राज्य बनाने में जो भूमिका यूकेडी की रही है, उससे मतलब आप वो उसका कोई सानी नहीं है। तो वो हमेशा से हमारे लिए बहुत ही रेस्पेक्टेड, बहुत ही आदरणीय एक राजनीतिक संगठन है। उसने हमेशा जो है प्रदेश के हित के बारे में सोचा है। समस्याएं होती हैं जब मैनेजमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें बाद में जो है बड़ी हमें चुभने लगी, हमें दिक्कत होने लगी। बहुत सी चीज़ें उसमें थी, लेकिन कुछ नव नियुक्त जो है वहाँ पर कुछ पदाधिकारी अभी हाल ही में यूकेडी में आए। आप नाम नहीं लेते? मैं नाम लेना सही नहीं रहेगा, लेकिन कुछ अब मैं ले लेता हूं। कुछ पदाधिकारी आप क्योंकि आप इस क्षेत्र में आप जानते हैं, कुछ लोग वहाँ पर आए और उन्होंने बहुत से ऐसी प्रपोजल देने वहाँ शुरू करे कि आप जो है समिति से दूरी बनाइए। समिति एक्चुअली में जब काम कर रही है तो इसका जो फायदा हो रहा था वो उत्तराखंड क्रांति दल को ही हो रहा था। सब तो यही कह रहे थे कि यूकेडी के मोहित डिमरी, यूकेडी के लुसन, यूकेडी के प्रांजल। जी, अब हम थे भी उसमें जो है प्रवक्ता थे आप? जी, मैं प्रवक्ता था उसमें जो है, और हम सब लोग जो है पूरी तन्मयता से उसमें काम कर रहे थे। हम लोग यही चाह रहे थे कि जो है किसी तरीके से यूकेडी को ऊपर लाया जाए, क्योंकि पॉलिटिकली वो धीरे धीरे हाशिए पे जा रही थी। तो हमारी पूरी कोशिश थी, लेकिन उन प्रोग्राम्स को, और मोहित भाई ने ये कई बार जो है वहाँ मीटिंगों में ये बात रखी कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे हम जो है बीजेपी की बी टीम हो और हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये बात उन्होंने पार्टी फोरम पर भी बहुत बार रखी थी। समस्या यही हो रही थी, हम आम जो वहाँ पर कार्यकर्ता है वो काम करना चाह रहा है, पदाधिकारी वहाँ पर अपने हिसाब से अपने काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो नवनियुक्त वहाँ पर हुए वो अचानक से हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे कि हम जो है
कभी बोले कि बीजेपी की भी टीम है, कभी बोले कांग्रेस की भी टीम की तरह काम कर रहे हैं, और उन्होंने अनर्गल आरोप सुबह शाम करना शुरू कर दिया। और हमें दुख इस बात का है कि शीर्ष नेतृत्व को इसका संज्ञान लेना चाहिए था और इस पर तुरंत जो है उस कार्रवाई होनी चाहिए थी कि किस प्रकार से आप जो आपसे बहुत साल पहले से पार्टी में हैं, जिन्होंने उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर टिकट लेके चुनाव लड़ा है, और जो एक कर्मठ कार्यकर्ता है, मोदी भाई जैसे लोग हैं, लुसुन इतने साल से पार्टी में थे, तो हम लोगों पर ऐसे आरोप लगाना और उसके बाद जो है हमें बार बार हर जगह किनारा करके वो करना और शीर्ष नेतृत्व का इस पर कोई भी संज्ञान न लेना, ये हमें बहुत अखरा। इसी वजह से हमने पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए। हमने बहुत बार कहा पार्टी फोरम पे कि पार्टी को अपने कार्यक्रम आगे करने चाहिए, मूल निवास, भू कानून, राजधानी गैरसैंण, ये नशे का बढ़ता कारोबार, ये जिस तरीके से ज़मीनों की बंदरबाट चल रही है, इन सब पे मुखर होकर पार्टी को सड़क पर आना चाहिए। जो मूल समस्याएं हैं इस प्रदेश की, पर वो ना करके आप पार्टी के अंदर ही धड़ेबाजी शुरू कर दें और किसी की भी बात सुन के अचानक उन्होंने एक फेसबुक पेज को अपना मुखपत्र बताने लगे और उस मुखपत्र से कुछ भी लिखने लगे और हम पर अनर्गल आरोप लगाने लगे, तो ये बड़े पीड़ा पहुंची। और ऐसा नहीं है कि हमने बस इसलिए या कोई नाराज़गी में पार्टी छोड़ी, हमने बड़े दुख के साथ पार्टी छोड़ी है। हम आज भी यूकेडी को मतलब बड़ा एक यहाँ का जो हितैषी दल है वो मानते हैं। हमारा किसी उससे कोई पर्सनल बैर नहीं है, कुछ वो नहीं है, बट कुछ चीज़ों पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए था और ये बात वहाँ पार्टी फोरम पर रखी जानी चाहिए थी कि ये लोग इतने साल से यहाँ काम कर रहे हैं और इनका हमारा भी वही मोटिव है कि किसी भी तरीके से जो है इस प्रदेश की जो समस्याएं किसी ना किसी तौर पर यहाँ पर समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल। तो अचानक तो उनका क्या एजेंडा है, वो क्यों पार्टी में आए, क्यों वो पार्टी को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है उनकी बात सुन रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसी परेशानी की वजह से, इसी जो बीच में विवाद उत्पन्न हुआ, इसकी वजह से हमें ये पार्टी छोड़नी पड़ी। बिल्कुल, तो आपने अपना पक्ष रखा पार्टी की ओर से, क्योंकि उस टाइम कई खबरें चल रही थी, कई बातें हो रही थी और ये घटनाक्रम ठीक उस रैली से पहले हुआ जी, तो फिर इसकी चर्चाएं भी ज़्यादा हो गई। और रैली से पहले भी इसलिए कि जब रैली 29 तारीख को हमारी 1 तारीख की रैली प्रस्तावित थी गैरसैंण में, तो उसी के पैरेलल जो है उन्होंने अपना वहाँ प्रोग्राम रख दिया, जबकि हमारी पहले बात हो चुकी थी, पहले इस पर सहमति भी बन गई थी पार्टी में कि आप प्रोग्राम करिए, हम आपको समर्थन देंगे। हमने पहले ही तय कर दिया था कि झंडे डंडे उसमें नहीं आएंगे, सबका वो था, सहमति थी। लेकिन अचानक जो है एक तरह का कन्फ्रंटेशन पार्टी में खड़ा किया गया जो बड़ा प्लान लगता है। आज हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जरूर प्लान रहा होगा, ये कोई ऐसा वो नहीं है। और फिर वहाँ पर झंडे डंडे लेके पहुँच जाना, पूरी रैली में हंगामा करना, तो ये सारी चीज़ें तो कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि पूरी पार्टी बहुत अच्छी वो है, स्वर्णिम इतिहास है, इस राज्य को बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है, लेकिन कुछ लोगों के आने की वजह से, जैसे बोलते हैं कुछ लोग पूरे उसको ख़राब करने की वो करते हैं, तो ये कुछ खराबी हुई जिसकी वजह से हमें ये पार्टी छोड़ना। अच्छा प्रांजल भाई, आप एक प्रखर वक्ता हैं जी, और आजकल के युवाओं के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आजकल युवा ठीक ठाक बोलता है, बातें रखता है, हाजिर जवाबी रखता है, वो राष्ट्रीय दलों का रुख करता है ताकि कुछ पद मिल जाए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, अपनी अच्छी खासी रोजी रोटी। कहाँ आप सड़कों पर, तो कभी मन में ये नहीं आता है? देखिए मोहित भाई ने एक बार हम सब बैठे थे और ये बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो प्रदेश, हम जिस समाज से हम आते हैं वो एक बिल्कुल अलग समाज है, उन मैदानों से बिल्कुल अलग समाज है जो एक अलग तरीके की परिपाटी पे चलते हैं। हमारे देवी देवता अलग हैं, हमारा जो रहन सहन वो अलग है, हम अलग तरीके के लोग हैं। हम बहुत, आपने देखा होगा, बड़े सीधे लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं। ये हमारे जीन्स में है, ये हमारे ब्लड में है, ये हमारे खून में है। तो हम उस समाज का हिस्सा हैं जिसका एक गौरवमयी इतिहास है, एक बड़ा अच्छा मतलब सामाजिक ढांचा है। तो हम उसके समाज के पार्ट में उसका प्रतिनिधित्व करना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय इस चीज़ के कि हम जो है राष्ट्रीय पार्टियों में चले जाएं और एक डाइल्यूट सा, एक बड़ा उससा एक उनके मैनेजर बन के वहाँ रह जाएं। तो हमें एक ये सोचना, और बाकी आप इसके माध्यम से भी मैं युवाओं से भी ये बात आप इससे कहना चाहूँगा कि इस समाज से जिससे आप आते हैं, ज़्यादा बेहतर ये है कि इस समाज का आप प्रतिनिधित्व करें, इस समाज के लिए कुछ करें, बजाय हम जो है राष्ट्रीय पार्टियों में बिल्कुल, आपने देखा होगा बहुत से लोग कांग्रेस से भी और बाकी पार्टियों से भी बीजेपी में गए, कई और भी राष्ट्रीय पार्टियों से वो देखा, अब उनकी हैसियत उन पार्टियों में कुछ नहीं रह गई है।
तो उससे हम जो जिस मोटिव को लेकर चल रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं, जिस गोल को लेकर चल रहे हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियों में जाकर सॉल्व नहीं होता है, वो खराब होता चला जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम अपने भविष्य की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, हम उससे ज़्यादा अपने जनप्रतिनिधियों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उन्हें बड़ा आसान लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियों की बैसाखियों पर चढ़कर ये अवैध बस्तियां बसाकर, वोट बैंक की राजनीति कर कर, पैसे की राजनीति कर कर वो चुनकर विधानसभा में चले जाएंगे, संसद में चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पलायन बढ़ रहा है, जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आने वाले समय में वो बड़े चुनाव तो क्या, वो छोटे छोटे पार्षद चुनाव भी लड़ने लायक इस प्रदेश में नहीं रहेंगे। और तब यहाँ के गैर मूल निवासी आपकी सरकारों में होंगे, आपके मंत्री होंगे, और फिर वो मैदान के लोग आपके पहाड़ का भविष्य तय कर रहे होंगे। तब वो लोग जरूर सड़कों पे आएंगे मूल निवास और भू कानून को लेकर, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे पूरे प्रदेश के लिए, और जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, अगर इसका समय से इसको सुना ना हमारे सरकारों ने, तो इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी भयानक होने वाले हैं। जिस प्रकार से मूल निवास और भू कानून की लगातार मांग हो रही है और आप लोग लगातार लड़ रहे हैं, आपके साथ युवा जुड़ रहा है, तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपने समय निकाला हमारे से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शोभन भाई, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका चैनल बहुत अच्छा काम करता है और आप भी पहाड़ की आवाज़ उठा रहे हैं, इससे हमारे हाथ भी मजबूत होते हैं। तो मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। और मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूं कि उत्तराखंड के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, उत्तराखंड चाहे वो उत्तराखंड की मूल समस्याओं को लेकर हो, उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर हो, या उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने को लेकर हो, उनसे हम लगातार बातचीत जारी रखेंगे और आपसे उनको रूबरू कराते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बकछट।